नमस्कार, मैं संजीव कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल लीगल नॉलेज 3.0 पे। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सेक्शन 2 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। दिस सेक्शन डील्स विद द डेफिनेशन क्लॉज। इस वीडियो में हम लोग भारतीय न्याय संहिता 2023 के धारा 2 के बारे में पढ़ेंगे, जो हमें परिभाषाओं के बारे में बताता है। और इस धारा में जितनी भी परिभाषाएं दी गई हैं, वो परिभाषाएं इस अधिनियम में आने वाले जब भी इन वर्ड को यूज किया जाएगा, उस वर्ड का क्या मतलब होगा, इस बात को जानने के लिए वी विल सी इन दिस सेक्शन। नाउ वी विल स्टार्ट आवर सेशन। I presume that I hope you have Bayaret of the Bharatiya Nyaya Sanhita and you should open it and see the section number 2. Section number 2, in this Sanhita unless the context otherwise required. ये धारा 2 जो कह रही है कि इस संहिता में जब तक कोई अदरवाइज रिक्वायर्ड, कोई अलग से कोई उस वर्ड का मतलब न दिया गया हो, तब तक हम लोग इन सारे जो डेफिनेशंस दिए गए हैं, इन डेफिनेशंस का वही मतलब समझेंगे जो इस धारा में डेफिनेशन का मतलब बताया गया है। नाउ यू कैन सी सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 2, एक्ट। ये एक्ट अधिनियम वाला नहीं है, ये एक्ट कार्य वाला है। एक्ट डिनोट्स एज वेल अ सीरीज ऑफ एक्ट एज अ सिंगल एक्ट। एक्ट का मतलब वो होगा, या तो किसी सीरीज में एक्ट को किया गया हो, उसमें कई सारे एक्ट शामिल हो, या फिर कोई एक सिंगल एक्ट हो, तब भी हम उसको एक्ट समझेंगे। एक एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। मान लीजिए कोई सर्वेंट है and the servant wanted to kill his master. He went to market, he purchases poison. After purchasing, he came back to master's home. He cooked food and he mixed poison in that food and served to his मास्टर। एक नौकर है जो अपने मालिक को मारना चाहता है, मार्केट जाता है, मार्केट से वो पहले पॉइजन को खरीदता है, लेके आता है, घर पे कुछ खाने के लिए चीजें बनाता है और उस खाने की चीजों में उस पॉइजन को मिक्स कर देता है। मिक्स करने के बाद वो उस पॉइजनस फूड को सर्व करता है टू हिज master. After having this food, the master will die. तो सर्वेंट का जो उद्देश्य है कि अपने मास्टर को जान से मार देना, और उस जान से मारने के इंटेंशन से, उसका मर्डर करने के इंटेंशन से उसका मार्केट में जाना, मार्केट से पॉइजन को खरीदना, एक एक्ट हुआ। इसी सीरीज में, इसी क्रम में उसने उस पॉइजन को खाने में मिक्स किया, दूसरा एक्ट हुआ। इसी की अगली कड़ी में उस पॉइजनस फूड को सर्व कर दिया अपने मास्टर को, ये तीसरा एक्ट हुआ। तो ये जो एक्ट हो रहे हैं एक सीक्वेंस में, इसे हम कहेंगे सीरीज ऑफ एक्ट। और जो एक एक एक्ट सिंगल हो रहे हैं कि परचेज करना, पॉइजन परचेज करना, जहर को मिक्स करना खाने में, ये सिंगल एक्ट भी एक्ट समझे जाएंगे, और वो जो सीरीज ऑफ एक्ट है वो भी एक्ट समझे जाएंगे अकॉर्डिंग टू दिस संहिता। दिस हैज बीन गिवन इन दिस सबसेक्शन। नाउ यू कैन सी दैट सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ दिस संहिता, एनिमल्स। You can see that after animals the term use means, here I am
saying to you, I'm telling to you, you have to remember in your mind. मीन्स का मतलब होता है द डेफिनेशन इज कंप्लीट इन इट सेल्फ, इट इज एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। यानी ये जो डेफिनेशन के बाद मीन्स वर्ड किया जा रहा है, तो जिस भी टर्म के बाद मीन्स यूज होगा उसको आप समझिएगा कि इस अधिनियम के उद्देश्य से इसका जो परिभाषा है ये अपने आप में पर्याप्त है। एनिमल्स मीन्स एनी लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग। मनुष्य प्रजातियों को छोड़ दिया जाए तो जितनी भी जीवित प्राणियां संसार में हैं वो सभी एनिमल समझे जाएंगे अंडर दिस संहिता, अकॉर्डिंग टू दिस संहिता एंड अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता 2023। क्लियर? नाउ यू कैन सी दैट सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ दिस संहिता, child. Here also the term use means, I have already said to you, means का मतलब होगा the definition is complete in itself, it is exhaustive definition, अपने आप में पूर्ण है, complete है, इसको और कहीं से समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Child means any person below the age of 18 year, यानी 18 ईयर के से जो भी छोटा है उन सबको चाइल्ड ही समझा जाएगा। हियर द टर्म चाइल्ड इज न्यूट्रल एज द ऑन द जेंडर। यहां जेंडर की बात नहीं की जा रही है, मेल हो फीमेल हो कोई भी हो, अगर वो बिलो द एज ऑफ 18 ईयर है, 18 साल से उसकी उम्र कम है, तो वो चाइल्ड माना जाएगा इस अधिनियम के अनुसार। Now you can see that subsection 4 of section 2 of this संहिता it talks about counterfeit। काउंटरफिट क्या होता है? काउंटरफिट की हिंदी क्या होती है? कूटकरण। A person is said to counterfeit who causes one thing resemble another thing। मतलब एक व्यक्ति है जो किसी एक वस्तु से उसी के समान एकदम दूसरी वस्तु बना देता है, देखने में लगता है कि एकदम हूबहू वही वस्तु है। इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिसेम्बलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। डिसेप्शन मतलब होता है प्रवंचना करना। प्रवंचना मतलब कि किसी भी बात को इस प्रकार से रखना कि सामने वाला उस पर बिलीव कर ले कि हाँ बिल्कुल सही है। तो कोई भी पर्सन, इस सेक्शन का क्या मतलब है? अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफिट हु कॉजेज वन थिंग टू रिसेंबल अनदर थिंग, इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ दैट रिसेम्बलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन और नोइंग इट टू बी likely that deception will thereby be practiced। एक व्यक्ति है जो एक वस्तु को देख करके दूसरे वस्तु को भी इसी के समान बना देता है और उसकी किसी थर्ड पर्सन, किसी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के सामने ऐसी प्रवंचना करता है, ऐसी बात रखता है, अपने माइंड में वो इंटेंशन रखता है कि जो दूसरी वस्तु बनाई गई है उसके बारे में मैं बताऊंगा तो ये समझ नहीं पाएगा कि ये असली है या फिर नकली है, असली है या फिर नकली है। या तो ऐसा इंटेंशन रखते हुए वो करे, या तो फिर उस बात को उसको पता हो, इंटेंशन ना हो फिर भी उस बात को वो कह रहा है, लेकिन उस बात की जानकारी उसको है कि ऐसा मैं करूंगा तो सामने वाला जो है इस समान वस्तु को भी वही चीजें समझ लेगा, जिसे हम काउंटरफिट के नाम से जानते हैं। नाउ यू कैन सी द explanation first of subsection 4। It is not essential to counterfeiting that the imitation should be exact। यहां पे
ऐसा नहीं है, एक्सप्लेनेशन फर्स्ट कह रहा है कि ऐसा नहीं है कि आप एकदम एग्जैक्ट वही चीज बना दिए हो, आप इस तरीके से बनाए हो कि वो जो दूसरी वस्तु है वो एकदम समान दिख रही हो, एग्जैक्ट ना हो तब भी चलेगा। और एक्सप्लेनेशन सेकंड क्या कहता है, व्हेन अ पर्सन कॉजेज वन थिंग टू रिसेंबल अनदर थिंग and the resemblance in such that a person might be deceived thereby, it shall be presumed। कह रहा है कि कोई भी पर्सन, जो एक्सप्लेनेशन सेकेंड है वो कह रहा है कि कोई भी पर्सन किसी एक वस्तु के समान दूसरे वस्तु को बनाता है और उसको क्या करता है, उसकी प्रवंचना करता है, तो ये वो माना जाएगा कि उसने काउंटरफिट किया until द कॉन्ट्रेरी इज प्रूव्ड, जब तक कि उसको उसके विरुद्ध प्रूव्ड ना कर दिया जाए कि ये क्या है, काउंटरफिट नहीं है, तब तक उसको क्या कहेंगे कि उसने काउंटरफिट कूटकरण किया है। That the person so causing the one thing to resemble the other thing intended by means of that resemblance to practice deception or knew it to be likely that deception would thereby be practiced। वही बातें कही गई हैं सेम। आइए अब आप देखिए उपधारा 5 सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 2 जो बात करता है कोर्ट के बारे में। और देख रहे हैं यहां कोर्ट के बारे में, कोर्ट के जस्ट बाद कौन सा वर्ड यूज किया गया है, मीन्स। मीन्स का मतलब जो कोर्ट की परिभाषा इस सेक्शन में सबसेक्शन में दी जा रही है, इस अधिनियम के लिए वो पर्याप्त साबित होगी, वो अपने आप में कंप्लीट साबित होगी, पूर्ण साबित होगी। कोर्ट मीन्स अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ। पहली लाइन क्या कह रहा है कि कोर्ट मीन्स अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ, एक न्यायाधीश, एक जज जिसको कहां से पावर मिल रही है, लॉ के द्वारा उसको पावर दिया जा रहा है। टू एक्ट जुडिशियली अलोन, कि वो अकेले ही जुडिशियल एक्ट कर सके, ऐसा पावर उसको लॉ के द्वारा दिया जा रहा है, तो उसको कोर्ट समझा जाएगा। और अ बॉडी ऑफ जज, अगर देखते होंगे आप लोग कहीं कहीं कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसमें एक से ज्यादा जज होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं, 9 होते हैं, हमेशा वो ऑड नंबर में ही होंगे, कभी आपको इवन नंबर नहीं मिलेंगे, नहीं तो डिसीजन देने में समस्या हो जाएगी। मान लीजिए किसी डिसीजन को देने में 4 लोगों को बैठा दिया गया, अब 2 लोग एक तरफ हैं, 2 लोग एक तरफ डिसीजन दे रहे हैं, तो फिर हम लोग कंक्लूजन पे नहीं निकल पाएंगे। इसीलिए हमेशा जो बॉडी ऑफ जजेस है ये हमेशा ऑड नंबर यूज किया जाता है, चाहे एक ही जज देखेंगे फैसले को, चाहे 3 जज देखेंगे, चाहे 5 जज देखेंगे, लेकिन वो हमेशा ऑड नंबर में ही होंगे। तो कह रहा है कि बॉडी ऑफ जजेस विच इज एम्पावर्ड बाय लॉ, कोई भी जो जजों की बेंच है जिन्हें लॉ के द्वारा उनको पावर दिया जा रहा है कि आप जुडिशियल एक्ट कर सकते हैं, व्हेन जज और बॉडी ऑफ जजेस इज एक्टिंग जुडिशियली, जब वो जुडिशियल एक्ट करेंगे तो फिर उनको हम कोर्ट समझेंगे, कोर्ट मानेंगे। यही हमारा उपधारा 5 है। आइए देखते हैं सबसेक्शन 6 ऑफ सेक्शन 2 क्या कहता है। धारा 2 की उपधारा 6 डेथ के बारे में बात करती है। डेथ क्या होता है उसके बारे में बताती है। डेथ मीन्स मृत्यु। इसके लिए भी वर्ड यूज किया गया है मीन्स, मतलब अपने आप में कंप्लीट होगा। अब मैं बार बार यूज नहीं करूंगा कि मीन्स का क्या मतलब होगा। द डेथ ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी यहां जो मृत्यु की बात की जा रही है वो किसी एनिमल की मृत्यु की बात नहीं की जा रही है। किसके मृत्यु की बात की जा रही है? किसी ह्यूमन बीइंग के मृत्यु की बात की जा रही है। यहां पे एक एक्सेप्शनल क्लॉज भी है, यहां आप देख सकते हैं, अनलेस द कॉन्ट्रेरी अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्टेस्ट। अगर उस विशेष जो धारा होगी उसमें अलग से चीजें मेंशन नहीं की गई हैं, तब तक हम लोग डेथ का यही मतलब समझेंगे कि डेथ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, किसी मनुष्य, किसी ह्यूमन बीइंग का डेथ। आइए देखते हैं उपधारा 7 क्या कहता है।
सबसेक्शन 7 ऑफ सेक्शन 2 बात करता है डिसऑनेस्टली के बारे में। इसके लिए भी मीन्स टर्म यूज किया गया है, मतलब अपने आप में ये कंप्लीट डेफिनेशन है फॉर दिस संहिता ओनली। डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग wrongfully gain to one person or wrongfully loss to another person। डिसऑनेस्टली का मतलब ही है, डिसऑनेस्टली का हिंदी होता है बेईमानी, और डिसऑनेस्टली का मतलब होता है कि या तो आप सामने वाले पर्सन को जो है कोई रॉन्गफुली लॉस कर रहे हो, तब भी कहा जाएगा कि आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन है, या फिर सामने वाले को लॉस करते हुए आप कुछ रॉन्गफुली गेन कर रहे हैं, जबकि वो आपके लिए, आप लीगली उसके लिए इंटाइटल नहीं थे, आप क्या कर रहे हैं, उसको रॉन्गफुली गेन कर रहे हैं, तो फिर ये माना जाएगा कि आपका जो इंटेंशन है वो डिसऑनेस्टली है। आइए देखते हैं उपधारा 8 क्या कहती है, जो बात करता है डॉक्यूमेंट के बारे में। यहां भी आप डॉक्यूमेंट पढ़ेंगे, जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए या फिर एविडेंस एक्ट पढ़ेंगे तब भी आप डॉक्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर दोनों जगह डेफिनेशन देने का क्या मतलब है, दोनों जगह पे देने का ये मतलब है कि जब भी डॉक्यूमेंट टर्म यूज होगा भारतीय न्याय संहिता में बीएनएस में, तो हम डॉक्यूमेंट मतलब क्या समझेंगे, जो इस उपधारा में डॉक्यूमेंट का मतलब बताया गया है, न कि किसी और एक्ट से। तो इस धारा में डॉक्यूमेंट का क्या मतलब होगा, यहां भी टर्म मीन्स यूज किया गया है, मतलब अपने आप में कंप्लीट है। डॉक्यूमेंट मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड अपॉन एनी सब्सटेंस। कोई भी मैटर एक्सप्रेस किया जा रहा है या फिर उस पर डिस्क्राइब किया जा रहा है अपॉन एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस पे, किसी भी वस्तु पे, बाय मीन्स ऑफ लेटर, लेटर के माध्यम से, फिगर्स के माध्यम से और मार्क्स के माध्यम से, और बाय मोर देन वन ऑफ दोज मीन्स, यानी लेटर, फिगर, मार्क्स सबका भी यूज करके यदि कोई चीजें डिस्क्राइब की जा रही हैं या फिर किसी मैटर को एक्सप्रेस्ड किया जा रहा है, किस पे, किसी भी सब्सटेंस पे, एंड इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड ऑल्सो। ये जो डिजिटल रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है, ये सारे रिकॉर्ड भी, इनका इंटेंशन क्या होना चाहिए, इंटेंडेड टू बी यूज और विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ दैट मैटर। उस मैटर के एविडेंस के रूप में, उसके एविडेंस के पर्पज से हम लोग यदि उसे यूज कर सकें, तो कोई भी लेटर हो, फिगर हो, मार्क्स हो, या फिर इन सभी का मिक्स करके कोई मैटर एक्सप्रेस किया जा रहा हो किसी सब्सटेंस पे, कोई मैटर जो है डिस्क्राइब किया जा रहा है किसी सब्सटेंस पे, तो वो हम एज ए डॉक्यूमेंट समझेंगे इस संहिता के अनुसार। आइए देखिए एक्सप्लेनेशन फर्स्ट क्या कह रहा है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 का एक्सप्लेनेशन फर्स्ट कह रहा है, इट इज इमैटेरियल बाय व्हाट मीन्स और अपॉन व्हाट सब्सटेंस द लेटर, फिगर और मार्क्स आर फॉर्म्ड, or whether the evidence is intended for or may be used in the court or not। Sorry। कह रहा है कि ये एकदम तत्व विहीन है कि किस माध्यम से किसी सब्सटेंस पे लिखा गया है, किस माध्यम से किस सब्सटेंस पे लिखा गया है, कैसे फॉर्म किया गया है उसको, और क्या वो एज ए एविडेंस कोर्ट में होगा या नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि कोई चीज, मान लीजिए ये नोटबुक है, इस नोटबुक पे आपने कुछ लिख दिया, अब अगर इसको कोर्ट में ना यूज किया जाए तो क्या इसको हम डॉक्यूमेंट नहीं कहेंगे, डॉक्यूमेंट कहेंगे। ये एकदम इमैटेरियल है कि इसको कोर्ट में यूज किया जाए या न किया जाए, या किस पेन से लिखा गया है, ब्लैक पेन से, ब्लू पेन से, ये सब इमैटेरियल है, हम फिर भी इसको डॉक्यूमेंट मानेंगे। यही एक्सप्लेनेशन फर्स्ट कह रहा है। ठीक, आइए इसका इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो क्लियर नहीं हो पाती हैं, तो इलस्ट्रेशन दे देता है, दृष्टांत दे देता है कि एग्जाम्पल के फॉर्म में, कि आप उसको समझ पाएं, आसानी से चीजें क्लियर हो जाएं। देखिए
पहला क्या है, ए राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के रूप में किसी राइटिंग को एक्सप्रेस किया जा रहा है, विच मे बी यूज एज अ एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डॉक्यूमेंट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में किसी राइटिंग को एक्सप्रेस किया जा रहा है और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है यदि कोर्ट में यूज किया जा सकता है एज ए एविडेंस के रूप में, तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, एक डॉक्यूमेंट समझा जाएगा। अ चेक अपॉन अ बैंकर इज अ डॉक्यूमेंट। कोई एक चेक है जो मैं लिख करके दे रहा हूं कि फला व्यक्ति को इतने पैसे जो है मेरे बैंक अकाउंट के द्वारा दे दिए जाएं, तो फिर वो चेक भी क्या हो जाएगा, एक डॉक्यूमेंट हो जाएगा। अ पावर ऑफ अटॉर्नी इज अ डॉक्यूमेंट। जैसे मैं किसी पोजीशन को होल्ड किया हूं, इन द केस ऑफ इमरजेंसी व्हेन आई गो समवेयर आउटसाइड ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ माई एरियाज, जहां मैं काम कर रहा हूं वहां जो मेरी एरिया है, जो मेरी बाउंड्री है, उसमें यदि उससे बाहर मुझे जाना पड़ रहा है तो मैं अपने पावर ऑफ अटॉर्नी को ट्रांसफर कर सकता हूं कि जब तक मैं नहीं आता हूं तब तक मेरी इस कंपनी को आप संभालेंगे, मैं आपको पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा हूं, जो भी डिसीजन मैं ले सकता था वो सारे डिसीजन आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार के डॉक्यूमेंट को भी, इस प्रकार के लेख को, राइटिंग को भी हम डॉक्यूमेंट समझेंगे इस धारा के अनुसार, डॉक्यूमेंट की परिभाषा के अनुसार। अगला है ए मैप और प्लान विच इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड और विच मे बी यूज्ड एज ए एविडेंस। किसी मैप को, मान लीजिए केवल ऐसा नहीं कि लेटर फिगर चीजों से लिख दिए तभी उसको डॉक्यूमेंट मानेंगे। अगर आप किसी मैप को बना दिए हैं, किसी प्लान को बना दिए हैं जिसमें आपने किसी वर्ड को यूज नहीं किया, केवल सिंबॉलिक चीजें यूज की हैं, तो भी उसको डॉक्यूमेंट समझा जाएगा। अगला है अ राइटिंग कंटेनिंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन। जैसे जब जाते हैं आप किसी डॉक्टर के पास, डॉक्टर दवाई का नाम लिखता है और वहीं नीचे लिख देता है कि इसको कब कैसे खाना है, डायरेक्शन दे देता है, इंस्ट्रक्शन दे देता है कि क्या क्या चीजों से आपको परहेज करना है। तो सारे डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन क्या हो जाते हैं, एक डॉक्यूमेंट समझे जाएंगे। ठीक, आइए देखते हैं एक्सप्लेनेशन सेकंड क्या कहता है। Whatever is expressed by means of letter, figures or marks as explained by mercantile or other usages shall be deemed to be expressed by such letter, figures or marks within the meaning of this section, although the same may not be actually expressed। वही बातें तो कही जा रही हैं, बड़ी आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। आइए इलस्ट्रेशन देख लेते हैं क्या कह रहा है। A writes his name on the back of a bill of exchange payable to his order। मतलब ए जो है अपना नेम साइन कर रहा है एक बिल ऑफ एक्सचेंज के बैक पे, पीछे, पेएबल टू हिज ऑर्डर, की उसके आदेश पे जो है क्या किया जाए, इनको पे कर दिया जाए। द मीनिंग ऑफ द इंडोर्समेंट एज एक्सप्लेन्ड बाय मर्केंटाइल यूसेजेस इज दैट द बिल इज टू बी पेड टू ऑर्डर द होल्डर, कि उसको जो एक्सप्लेन, मान लीजिए उसको एक्सप्लेन किया जा रहा, चीजें केवल उसने अपनी साइन लिखी हुई है, आगे बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा हुआ है, पीछे क्या किया कि ए ने अपनी साइन कर दिया, तो स्पष्ट तो यहां उसने लिखा नहीं, भले ही बिल ऑफ एक्सचेंज पे लिखा हुआ है लेकिन उसने केवल साइन किया, उसने नहीं लिखा कि पे करिएगा। तब भी इसको कैसे एक्सप्लेन समझा जाएगा, मर्केंटाइल यूसेजेस, किस माध्यम के द्वारा, एक्सप्लेन बाय मर्केंटाइल यूसेजेस। इसका मतलब होता है कि वाणिज्यिक, इसको यह समझा जाएगा कि अगर भले ही नहीं लिखा है लेकिन मर्केंटाइल यूसेजेस के द्वारा अगर इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है तो भी इसको डॉक्यूमेंट समझा जाएगा। यही कह रहा है इलस्ट्रेशन इसका। आगे पढ़िए। द इंडोर्समेंट इज अ डॉक्यूमेंट एंड शैल बी कंस्ट्रूड इन द सेम मैनर एज इफ द वर्ड पे टू द होल्डर, अगर उस पे लिख दिया होता है कि इनको पे किया जाए, उसी वे में, उसी मैनर में हम समझेंगे, केवल उसके सिग्नेचर को भी। और वर्ड टू दैट इफेक्ट हैड बीन राइटिंग ओवर द सिग्नेचर, यही बातें तो मैंने आपको बताई।
अगला जो सबसेक्शन है, सबसेक्शन 9 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, इट टॉक्स अबाउट फ्रॉडुलेंटली। इट टॉक्स अबाउट फ्रॉडुलेंटली। फ्रॉडुलेंटली का क्या मतलब होता है? कपटपूर्ण। क्या मतलब होता है? कपटपूर्ण। फ्रॉडुलेंटली मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। अगर आपका इंटेंशन है किसी के साथ फ्रॉड करने का, तो फिर किसी के साथ फ्रॉड करने का, तो फिर आपको यह समझा जाएगा कि आपका जो मेंसरिया है वो मेंसरिया किस फॉर्म में अवेलेबल है? फ्रॉडुलेंटली के फॉर्म में। अब आज की वीडियो का लास्ट सबसेक्शन हम लोग देखेंगे, सबसेक्शन 10 ऑफ सेक्शन 2, जो जेंडर के बारे में बात करता है कि द प्रोनाउन ही एंड इट डेरिवेटिव्स आर यूज्ड ऑफ एनी पर्सन वेदर मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर। यानी जहां भी टर्म ही यूज किया जाएगा वो ही ये समझा जाएगा मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर सबके लिए यूज किया जा रहा है। यहां पे आप देख रहे होंगे ट्रांसजेंडर यूज किया गया है। ये ट्रांसजेंडर पहले जो है आईपीसी में नहीं था, इसको न्यू लॉ में ऐड किया गया है जेंडर के डेफिनेशन में। यहां हम लोग का 10 डेफिनेशन कंप्लीट होता है। बाकी we will discuss others definition in the next video. Thanks for watching my video.